Assalamu alaikum viewers. In today's video, we will discuss about the most important and repeating MCQs from PMDC MDCAT 5 पेपर्स। क्योंकि स्टूडेंट्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, डिफरेंट वेबसाइट्स पर, डिफरेंट फेसबुक पेजेस पर, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिफरेंट MCQs अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनके करेक्ट आंसर्स में काफ़ी ह्यूज किस्म के और ड्रामेटिक किस्म की मिस्टेक्स होती हैं। इस तरह के तमाम सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि जो आप लोगों के MDCAT की 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आप उनके 5 पेपर्स के आंसर्स को कंफर्म करें through a subject specialist. So that's why in today's video we are going to discuss about the correct answers of 30 extracted MCQs from PMDC MTCAT past papers. So first of all, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। So the very first MCQ is which of the following organism exhibit alternation of generations? नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेसिकली एक फ़ीचर है जो कि प्लांट्स एग्जिबिट करते हैं, जिसमें आपकी स्पोरोफिटिक एंड गेमेटोफिटिक जनरेशन आपस में ऑल्टरनेट करती हुई नज़र आती है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको गिवन है उसमें से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फंस। यहाँ पे फर्न इज़ द करेक्ट आंसर। Second MCQ is in a DNA molecule the percentage of adenine is 30%. What is the percentage of guanine? बच्चों, एडेनिन आप लोग जानते हैं कि ये एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि आपके पास हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड्स बनाती है, और इसी तरह से आपके पास ग्वानिन है जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि साइटोसिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में नज़र आती है। अब क्योंकि एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ बॉन्डिंग करती है, इसलिए जितनी कंसनट्रेशन आपके पास एडेनिन की होगी उतनी ही कंसनट्रेशन आपके पास थायमीन की होगी, और इसी तरह से ग्वानिन की जो कंसनट्रेशन होगी उतनी ही आपके पास साइटोसिन की कंसनट्रेशन होगी। अगर आपके पास एडेनिन 30% है, इसका मतलब है आपके पास थायमीन की कंसनट्रेशन भी 30% होगी। 30 एंड 30 60% यहाँ पे DNA मॉलिक्यूल कवर हो गया। अब पीछे आपके पास बचा 40%। वो 40% आपके पास शेयर्ड होगा बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन। अगर वो ग्वानिन की कंसनट्रेशन पूछ रहे हैं, इट मीन ग्वानिन की परसेंटेज आपके पास होगी 20%। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Let's move toward the second page. G. Which of the following enzyme is involved in Calvin cycle? Calvin cycle आपके पास photosynthesis का second step है, light reactions के बाद dark reactions जो कि आपके पास स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होते हैं ये reactions, और इसके लिए जो enzyme responsible है that particular enzyme is known as Rubisco. Second MCQ is which of the following is not a product of glycolysis? Glycolysis is basically the breakdown of glucose molecule into two molecules of pyruvic acid. एक molecule glucose का टूटता है और आपके पास दो molecules बन जाते हैं pyruvic acid के। इस पूरे रिएक्शन में जो ग्लाइकोलिसिस का आपका स्टेप है उसमें बेसिकली 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें आपके पास ऑक्सीडेटिव फेज भी है और आपकी प्रिपरेटरी फेज भी है। यहाँ पे आपके पास ATP भी प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे आपके पास NADH भी प्रोड्यूस होता है, पायरुवेट भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ नहीं प्रोड्यूस होती है वो है आपका ऑप्शन डी, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेस। डी इज़ द करेक्ट आंसर। Next MCQ is in which phase of meiosis do homologous chromosomes separate? Meiosis basically दो तरह की है। meiosis के आपके दो steps हैं, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 2 is exactly similar to mitosis. It is basically the meiosis 1 which is the reduction phase जिसमें आपके chromosomal number half हो जाता है। यहाँ पे आपके पास एनाफेज 1 बेसिकली वो स्टेज है जिसमें आपके homologous chromosomes सेपरेट होते हैं। C is the correct answer. Next MCQ is in which of the following hormone is responsible for the ripening of fruits? फलों के पकने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट पर्टिकुलर हार्मोन इज़ नोन एज इथाइलिन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमंस? आप लोग जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीशन all the animals are divided into three main groups: अम्यूनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। अम्यूनोटैलिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अमोनिया को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं।
यूरियोटैलिक आपके पास वो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड यूरिकोटिलिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। सो ह्यूमन बींग्स आपके पास बेसिकली यूरियोटैलिक में आते हैं जो कि यूरिया को रिलीज करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन? सो इनमें से आपके पास बाइल डक्ट ह्यूमन नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, उसके अलावा आपकी तमाम चीज़ें ह्यूमन नेफ्रॉन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट MCQ इज़ इन मेन सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ। सो मेन यहाँ पे बेसिकली रेफ़र कर रहा है स्पेशली ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। मेन का जो ये वर्ड है बेसिकली ये सिर्फ आदमी के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, बल्कि आपके पास ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सो ह्यूमन बींग्स में जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पाया जाता है वो आप लोग जानते हैं कि XY XX पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पाया जाता है, जिसमें ह्यूमन बींग्स का जो मेल है वो बेसिकली हेट्रोगेमेटिक है। मेल्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पर्म्स। One type of sperms contain X chromosomes and the other type of sperms contain Y chromosomes. And जो human beings की females हैं, they are basically homogametic. They produce same kind of gametes. All the gametes of human females contain X chromosome. So human beings के केस में जो child की gender है वो basically father के sperms पर depend करती है. So option A is the correct answer, heterogametic male. The structures which are reduced during the course of evolution and have no apparent function are known as option C, vestigial organs. ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि एवोल्यूशन के दौरान रिड्यूस हो जाते हैं और उनको कोई पर्टिकुलर अपरेंट फंक्शन हमें नहीं पता होता है, ऐसे ऑर्गन्स को वेस्टिजियल ऑर्गन्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपके पास ह्यूमन बींग्स में बहुत अरसे तक अपेंडिक्स को एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन कंसिडर किया गया, और इवन अभी भी बहुत सारी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग और बहुत सारी डिबेट्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स में अपेंडिक्स एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन ही एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका कोई भी बहुत प्रॉपर और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कवर नहीं किया गया। नेक्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट, और ओके ये रिपीटेशन है आपके पास जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़? सो यहाँ पर जो आपके पास जो सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व हैं और जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, दोज सेल्स आर नोन एज बी लिम्फोसाइट्स। आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर बेसिकली WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो कि इम्यून सिस्टम में या इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, क़ुव्वत मुदाफ़ियत प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व होते हैं। और WBCs के आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें ग्रेन्युलोसाइट्स हैं एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, देन उनकी फर्दर आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन बी लिम्फोसाइट्स पर्टिकुलरली वो सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट MCQ इज़ द प्रोसेस बाय विच मैसेंजर RNA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ DNA टेम्पलेट इज़ नोन एज। सो DNA टेम्पलेट आपके पास मैसेंजर RNA में कन्वर्ट होता है। द प्रोसेस बाय विच मैसेंजर RNA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम DNA टेम्पलेट, DNA से मैसेंजर RNA का बनना आपके पास क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। सो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। Next MCQ is when a gene suppresses the effect of another gene at another locus, the phenomena is known as. So अब यहाँ पे देखें आप लोग, एक जीन किसी दूसरे जीन के इफ़ेक्ट को सप्रेस कर रही है जो कि किसी दूसरे लोकस पर पाया जाता है। सो इस तरह का जो आपके पास जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन जीन्स एट डिफरेंट लोसाई इज़ नोन एज एपिस्टेसिस। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिनाइलकीटोनुरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सो फिनाइलकीटोनुरिया आप लोग जानते हैं कि ये एक डिज़ीज़ है जिसमें आपके पास यूरिया में जो आपका यूरिन है उसमें आपके पास कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो दिस काइंड ऑफ डिज़ीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Next MCQ is a situation in which one gene affects two or more unrelated characters is called. सो ऐसा सिचुएशन जिसमें आपके पास एक जीन एक से ज़ायद जो आप लोगों के ट्रेड्स हैं उनको कंट्रोल कर रही हो, इसे आप लोग प्लियोट्रॉपी का नाम देते हैं। द म्यूटेशन विच कॉजेज चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ DNA इज़ नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ इज सिकल सेल एनीमिया इज़ अ टाइप ऑफ। सो अगेन सिकल सेल एनीमिया भी आपके पास एक बेस सब्सटीट्यूशन है
जिसमें आपके पास बेसिस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से रिप्लेस हो जाती हैं। और इस केस में आपका जो हीमोग्लोबिन है, जो उसकी पर्टिकुलर शेप है, जो आपके आरबीसीज हैं, आरबीसीज की शेप आप लोगों की चेंज हो जाती है और आरबीसीज आपके बाइकनकेव शेप के बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लीटिंग एंड कॉजिंग द थिनिंग ऑफ ओजोन। सो ओजोन की जो थिनिंग है वो बेसिकली आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हो रही है। यहाँ पे डिप्लीटिंग का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जो आप लोगों के पास ओजोन की लेयर है, ये बेसिकली आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हो रही है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ इज़ द टिपिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी इज़ कॉल्ड। सो जो आपका एक एनवायरनमेंट है उसके लिए आप लोग हैबिटेट की टर्म इस्तेमाल करते हैं। Excessive enrichment of water with nutrients by human activity by which large amount of living organic matter grows is known as eutrophication। ठीक है, यूट्रोफिकेशन आपके पास एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपके पास पानी के अंदर बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम होता है और एलजी की बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ इज़ व्हाट इज़ द निश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। सो यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इकोसिस्टम। द डिस्टिंक्ट लेवल्स और लिंक्स ऑफ फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next MCQ is a relationship between two or more organisms of different species in which all partners can get benefit is called। सो एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें आपके पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं उन सबको फ़ायदा हो रहा है। सो ये आपके पास सिम्बायोसिस में आ जाता है, ठीक है। सिम्बायोसिस के आगे से आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें म्यूचुअलिज्म आ जाती है। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर एग्जांपल्स ऑफ ऑप्शन बी डिकम्पोजर्स। एंड द लास्ट MCQs आर द कॉज ऑफ एसिड रेन इज। सो एसिड रेन की जो कॉज है उसमें आपके पास बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बोथ आर कॉजेटिव फॉर acid rain। So B is the correct answer। As a result of the destruction of ozone layer, there is a significant increase in the option A ultraviolet radiations। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब आपके पास ओजोन लेयर डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, सो उसकी वजह से आप लोगों के पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत ज़्यादा आपकी अर्थ तक आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के स्किन कैंसर रिपोर्ट किए गए हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों को इन MCQs का अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस तरह के MCQs आप लोगों के PMDC MD कैट में आते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।